हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अख्तर है और मैं एक सीजन एचएससी प्रोफेशनल हूँ। 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तकरीबन 30-35 इयर्स में मेरी लिस्ट में रहा। मैंने अपनी एक वीडियो ही बना रखी है कि मैं कौन हूँ, ताकि आप हमारा वीडियो वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारा मेरा मिशन है कि हम तक मिनिमम 10 लाख लोगों को ट्रेन करें, उनको करियर में प्रोग्रेस करें। मैं लास्ट ईयर रिटायर किया, तो मैंने सोचा कि मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया है उसको लोगों से शेयर करना शुरू करूँ, ताकि लोग इसको समझें और कैसे काम करना है। क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, आदमी को तो मैनेज करना है, कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैनेज ही करना होगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आपको आदमी का तो ये फितरत कैसे कंट्रोल होगी। तो मैं तो इस ये जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, जो आप अभी देखेंगे, ये है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। कैसे रिस्क को रिस्क है क्या, हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो आप वॉच करें, हम लोग अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो एक मेजर एलिमेंट है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसी पर सब बेस्ड होता है। तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि एक वर्क साइट है या कोई भी प्लांट है या कोई भी चीज है, वहां पर कुछ न कुछ हैजार्ड्स होते हैं ऑफ ए डिफरेंट रिस्क लेवल। ये इस डेफिनेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस उसको हम कंट्रोल करने के लिए और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट लेवल पर कंट्रोल्स रखते हैं। अगर वो कंट्रोल फेल कर गया, इनइफेक्टिव कंट्रोल हुआ, या फिर सम डिस्क्रिपेंसीज हुई, यानी कि उसमें एक होल हो गया अगर हेजार्ड, तो हेजार्ड क्या है, वो अनकंट्रोल होगा और एक्सीडेंट होगा। और ये क्यों होता है कि ड्यू टू सर्टेन वायलेशन, सर्टेन एरर, सर्टेन मिस्टेक्स, some that we have discussed in one of the slides. If these things happen, then disaster can happen. So let us try to understand what is the meaning of hazard. Hazard क्या है कि कोई भी चीज जिसमें कोई पोटेंशियल हो हार्म होने का, कोई चीज में, जैसे कि अगर आप कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसमें एक पोटेंशियल है कि वो हेल्थ हैजार्ड है। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हैं तो हीट स्ट्रेस उसका इफेक्ट हो सकता है, तो वो एक हैजार्ड है। वर्किंग एट हाइट काम कर रहे हैं तो वर्किंग एट हाइट में वर्क एट हाइट इज ए हैजार्ड। अगर वो प्रॉपर अरेंजमेंट, उसका कंट्रोल मेजर हम लोगों ने किया, लेकिन अगर कंट्रोल मेजर नहीं फेल हो गया तो एक्सीडेंट होगा, जैसा आपने पहले स्लाइड में देखा। तो हैजार्ड का डेफिनेशन आपको याद रखना है, ताकि आपको ये कोई इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, या फिर कोई एग्जामिनेशन देने जाएंगे, नेबोस्ट का एग्जामिनेशन या कुछ भी दीजिएगा, तो उसमें ये डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज हैजार्ड। तो समथिंग, कोई भी चीज दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जितनी भी स्लाइड्स होगी या जितना एग्जामिनेशन होगा, बाहर करने जाइए, काम करने जाइएगा, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही होती। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने इंग्लिश में भी स्लाइड पूरी वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें हम हिंदी में बोलेंगे ताकि आप समझ सकें। इसको हमारी वीडियो देखने के बाद आप फिर इंग्लिश का भी वीडियो देखें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि इंग्लिश में। सो इसमें इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, कोई आर्टिकल्स हो सकती है, सब्सटेंस हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, ठीक है ना, मेथड ऑफ वर्क, कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां, वो भी एक हैजार्ड हो सकता है। वर्क इन्वायरमेंट जैसा हमने बताया, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, दैट आल्सो कैन क्रिएट हैजार्ड। तो अब ये समझिए कि फॉलोइंग हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजार्ड को अगर आइडेंटिफाई कर देंगे और रिस्क को अगर हम असेस कर देंगे, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क लेवल होता है कि किस हद तक कितना रिस्क है, हाई है, मीडियम है, लो है ना।
तो इस पर पूरा बेस्ड है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क मैनेज कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रिस्क क्या है कि लाइकलीहुड क्या, उसकी माने लाइकलीहुड क्या है, कितना परसेंट उसकी लाइकलीहुड, कितना होने का क्या चांसेस क्या है। पोटेंशियल हार्म फ्रॉम दैट हैजार्ड बीइंग रिलीज, अगर जैसा आपने बोला देखा ना, अगर वो रिलीज हो गया हैजार्ड तो किस हद तक वो नुकसान क्या कर सकता है, वो डिसास्टर करेगा, क्या होगा। तो the presence of hazard and a given level of risk may not be a cause of immediate concern. However, some situation may exist or arise where there is a significant danger or loss. रिस्क लेवल ऐसा नहीं है कि हैजार्ड कहीं पर है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो ये होने का चांसेस बहुत रहता है, यानी लाइकलीहुड। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी। ठीक है, तो ये रिस्क लेवल की बात होती है। अभी जैसे कि रिस्क के बारे में आप समझ लीजिए, शेयर अगर है खुला हुआ वो एक हैजार्ड है, एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। ठीक है ना, यही हम लोगों ने हैजार्ड में पढ़ा, लेकिन इज नॉट द सेम एज रिस्क। अब रिस्क अगर हम इसको केज में अगर शेयर को रख देंगे तो ये लो रिस्क हो गया, अगर बाहर में है तो हाई रिस्क है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये स्लाइड है। अब रिस्क असेसमेंट है क्या चीज, यानी कि आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स, यानी कि उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बाय इवैल्यूएटिंग द रिस्क arising from the hazard, taking into account the adequacy of an existing control and deciding whether or not the risk is acceptable। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन आप ये चीज समझ जाए कि रिस्क असेसमेंट करना, इसका मतलब कि हमको रिस्क, जब हम हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क लेवल जब डिसाइड करते हैं, तो कंट्रोल मेजर्स लगा करके उसके रिस्क को रिड्यूस करना, यही रिस्क मैनेजमेंट है। और किस हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो भी देखा जाता है। अभी जैसे कि एक स्लाइड देखें सिंपल सी, बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ जॉब है, उसमें किसी हद तक आपको हैजार्ड है, तो अब यही हैजार्ड आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमने उसको कंट्रोल किया। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इंजूरीज, डैमेज एंड अदर लॉसेस, परफॉर्मेंस लॉस और डिग्रेडेड पब्लिक प्रोग्राम इम्पैक्ट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द हैजार्ड एंड द रोल ऑफ इंसिडेंट। क्या कौन सी खतरा जो है, जो खतरा बोलते हैं हैजार्ड को, वो किस हद तक कर सकता है, यानी ओवरसाइट हो सकता है, ओमिशन हो सकता है। मैनेजिंग रिस्क थ्रू रिडक्शन ऑफ ओवरसाइट एंड ओमिशन, तो हमारा गोल ये है कि हम इस ओमिशन एंड ये जो ओवरसाइट है उसको हम कम करें, और ताकि जो जितना भी जो कंट्रोल मेजर्स है उसको हम कैसे कैसे इंटैक्ट रखेंगे, क्या कंट्रोल लेंगे ताकि ये नहीं हो, है ना। तो यही प्रोसेस है इसका। तो अब ये देखें कि इंसिडेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इल हेल्थ होगा, इंजरी एक्सीडेंट होगा, डेंजरस अकरेंस हो सकता है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, नियर मिस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, सिर्फ कोई चीज डैमेज हो सकती है। और तो हमको ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट्स को में फर्क देखना होगा। जैसे कि इंजरी इंसिडेंट में भी आप जब साइट पर जाएंगे तो बहुत तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट केस है, फर्स्ट एड केस है, रेस्ट्रिक्टेड वर्क डे केसेस है, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट है। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझेंगे। इल हेल्थ में क्या हो सकता है कि किसी के एडवर्स इफेक्ट हो किसी इन्वायरमेंट का, है ना। तो इंडिविजुअल को अफेक्टेड बाई बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है, वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है, एर्गोनॉमिक्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे कि पहले आप लोग देखा होगा कि एस्बेस्टोसिस एक कैंसर का ये सब है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, सब है, कैंसर होता है जो आजकल बैन हो गया है। जैसे कि पहले सैंड ब्लास्टिंग होती थी, अभी सैंड ब्लास्टिंग नहीं होती है,
अभी ग्रीड ब्लास्टोमेट्री में एस्बेस्टस पूरी तरह से बैन हो चुका है। न्यूमोकोनोसिस एक जेनरिक वर्ड है जिसका मतलब होता है डस्ट इन द लंग। सिंपल बात है, कोई भी डस्ट अगर जाएगा एक सर्टेन 0.06 माइक्रोन से नीचे अगर आप इनहेल करेंगे तो सीधे आपके लंग्स में जाके बैठ जाएगा और वो उससे नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, तो more recently ill health effect have been related to workload and stress, ये भी एक ill health effect का causes माना गया है। अब इंजुरी में कट्स है, ब्रूजेस है, यानी फिजिकल जो भी आपको हार्म है ना, एक्यूट हो सकता है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये डिफरेंट लेवल ऑफ, अब ऊपर का हुआ या हड्डी टूट गई, ये सब जैसी चीजें होती है उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। डेंजरस अकरेंस में हम लोग डेफिनेशन ऑफ डेंजरस अकरेंस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द कंट्री में, कहाँ किस कंट्री में काम कर रहे हैं, किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो सिग्निफिकेंट हैजार्डस इंसिडेंट सच एज कोलैप्स ऑफ द ओवरटर्निंग ऑफ द फेलियर ऑफ कोई क्रेन पलटी मार दिया, कोई एक्सकेवेटर किसी को मार दिया, तो ये सब डेंजरस अकरेंस होता है। उसका कोई ब्रेक डाउन हो गया, क्रेन का बूम कोलैप्स कर गया, या फिर आउटरिगर कोलैप्स कर गया, फोर्कलिफ्ट सामान ले जा रहा है, फोर्कलिफ्ट पलटी मार दिया, स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर गया, तो ये सबको डेंजरस अकरेंस बोलते हैं। नियर मिस एक चीजें ऐसी है, ये एक एक्चुअली वार्निंग होती है। नियर मिस मतलब कि कोई चीज हो सकता था, नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा 1 सेकंड का डिफरेंट हो, 2 सेकंड होता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। यानी कि इसका डेफिनेशन, सभी डेफिनेशन को आपने याद रखना है कि नियर मिस क्या है, एन अनप्लान्ड अनकंट्रोल्ड इवेंट विच लेड टू और कुड हैव लेड टू एन इंजरी। ठीक है, डैमेज में सब सब्सटेंसेस डैमेज अकर टू प्रॉपर्टी और मटेरियल एट वर्क एनुअली, कितना सामान, कितना चीजें बर्बाद होती है, ये सभी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कितना स्टडी ऑफ इंसिडेंट्स एंड डैमेज एंड पोटेंशियल लॉसेस क्या है। अब ये देखें कि एक एक इस स्लाइड से आप समझे कि नियर मिस क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, अनडिजायर्ड अनसेफ कंडीशन क्या होता है। ये देख रहे हैं कि स्कैफोल्ड के ऊपर ब्रिक्स रखा हुआ, ये अनडिजायर्ड सिचुएशन यानी अनसेफ कंडीशन है। अब अगर वो चीज ऊपर से गिरी और आदमी को नहीं लगा, जरा जरा से मिस कर गया, तो ये नियर मिस हो गया। अगर उसके ऊपर गिर गया तो वो एक्सीडेंट हो गया। ये जो ड्राइंग है वो लिया गया है यूके का हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइन 245 से। तो अब सभी चीजों में आप फर्क समझें। एन एक्सीडेंट इज एन इवेंट विच ब्रिंग अबाउट ए रिजल्ट। ठीक है, क्या हुआ, एक्सीडेंट वो होता है जो कुछ हुआ और वाकई उसमें कुछ हो गया, जिसमें एक्सीडेंट्स रिजल्ट इन लॉसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अनदर, स्पीलेज हो जाए, या किसी का हाथ पांव टूट जाए, किसी को हल्का सा फर्स्ट एड हो जाए। सिचुएशन वेयर ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट विच could result in a near miss, fall into the ground, there is no damage of injury। ठीक है ना, तो डैमेज मतलब हिट्स ए पैन ऑफ ग्लास, एग्जाम्पल है, कुछ इंजुरी नहीं हुई। इंजुरी एक्सीडेंट मतलब हिट्स ए पर्सन कॉजिंग कट एंड ब्रूज इन हैंड्स। तो ये डिफरेंट टाइप की चीजों को आपको फर्क महसूस करना चाहिए, क्या किसको, क्योंकि आप जब HSC प्रोफेशन में काम करेंगे तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती, जिससे कि रिपोर्टिंग करना या ये करना, आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। फैटल एक्सीडेंट तो आप समझ ही गए, कोई आदमी को फैटेलिटी हो गई किसी वजह, मैंने ऊपर से गिर करके, या फिर बहुत सारा तरह का एग्जाम्पल आप देंगे तो बहुत है। द डिफरेंस बिटवीन नियर मिस एंड ए फैटल एक्सीडेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी वेरी स्मॉल। इसीलिए नियर मिस रिकॉर्डिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना, और उससे फिर से, यानी कि नियर मिस क्यों हुआ कि कंट्रोल जो था वो फेल कर गया। अगर कंट्रोल फेल कर गया तो फैटेलिटी भी हो सकती है, मेजर इंजरी भी हो सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो नियर मिस हो उसको नेवर वेस्ट एन एक्सीडेंट। हो गया तो
उस पर टेक केयर करें, उसको रिकॉर्ड करें। तो ए नियर मिस इज जस्ट ए वैल्यूएबल एज ए सीरियस डैमेज, इसलिए उसको बहुत हर साइट पर हम लोग बोलते हैं कि नियर मिसेस को रिकॉर्ड कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, कहां पर लैप्स हुआ, क्योंकि ये एक वार्निंग हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने आपने इस पे देखा कि एक फ्रैंक बर्ट की बहुत सारी है, हाइब्रिड की थ्योरी है, तो इन लोगों ने बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स जमा करके एक एनालिसिस किया, ये प्रूफ करने के लिए कि अगर नियर मिस, अगर एक फैटेलिटी या एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट होने के पहले 600 नियर मिसेस होता है, 30 प्रॉपर्टी, ये स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया है। ये सिर्फ गाइडेंस, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह यही हो, लेकिन ये बात पक्की है कि कोई भी इंजरी, एक्सीडेंट, फैटेलिटी होने से पहले कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा नियर मिसेस होता रहता है, जिसको कि इग्नोर कर दिया जाता है। तो इग्नोर कीजिएगा तो कंट्रोल मेजर्स फेल कर रहा हो, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या गलतियां क्या हो रही है हमको। तो एक्सीडेंट रेशियो का ये है कि मतलब आप फॉर स्टैटिस्टिक्स डिराइव टू बी वैल्यूड, बट लिमिटेशन है इसका कि आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए ये आप जानिए। तो रिस्क असेसमेंट टीम, अब हम लोग चल रहे हैं किस वक्त, किस तरफ चल रहे हैं, अब रिस्क असेसमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रिस्क असेसमेंट की एक टीम बनाते हैं। कौन सा रिस्क असेसमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेड ऑफिस में इंडिया में बना, सऊदी में जाकर के उसको चिपका दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जब भी रिस्क असेसमेंट हो तो एक टीम बनाना चाहिए जो कलेक्ट करे, एनालाइज करे, रिपोर्ट करे असेसमेंट को, रिस्क असेसमेंट को, ताकि क्या कंट्रोल मेजर लेना है वो पता चल सके। तो कंपोजिशन जो है वो, ये सब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी नीबॉश के इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का सिलेबस है, और यही सब चीजें लिखेगा तो पास कीजिएगा। समझ रहे बात को, क्लियर कर बात। अगर ये सब चीजें नहीं लिखिएगा तो नीबॉश आईजीसी पास नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं पास कर सकते। आपको लगेगा कि ये क्या फालतू चीज है, लेकिन ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और जो नीबॉश के एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें भी ये सब चीजें आपको काम देंगी। क्योंकि मैं नीबॉश का कोर्स प्रोवाइडर था, तो मैं यही पढ़ाते पढ़ाते हजारों लोगों को पढ़ाया हमने। सो कंपोजिशन क्या, कौन कौन लोगों को लेना चाहिए, तो हम लोग एचआर के लोगों को ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ले सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी एचएससी ऑफिसर जाके खाली रिस्क असेसमेंट कर रहा है। प्रोक्योरमेंट के लोगों को लेना चाहिए, सिक्योरिटी के लोगों को भी ले सकते हैं अगर उनका काम है तो, है ना। तो उनका एक स्कोप होना चाहिए कि क्या स्कोप है, ये सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू किस्म का काम कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होता उससे, रिस्क रजिस्टर से। द असेसमेंट टीम शुड आइडेंटिफाई एट द आउटसेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट प्रोजेक्ट। हम अगर कोई चीज को असेस कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए, किस आदमी से बात करना है हमको। अगर हम क्रेन ऑपरेशन का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो उससे आप ऑपरेटर से बात करेंगे, रीगर से बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड का हम लोग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, जो लोग यूजर है उससे बात करेंगे, और जो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, तो उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए, भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द कॉम्पिटेंस ऑफ रिस्क असेसर्स। तो उनको उस बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी को लेके चले गए, है ना। उसके बारे में पता होना चाहिए, टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए। क्रेन के ऑपरेटर कर रहे हैं, क्रेन के बारे में ABCD नहीं जानते हैं, वो रिस्क असेस कर रहे हैं, तो ये होगा तो फालतू की चीज हो गई। उनको उनके गुड कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग राइटिंग स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी उनको, क्योंकि आप अभी अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि क्या स्टैंडर्ड क्या है। अरामको में काम कर रहे हैं, पीडीओ में काम कर रहे हैं, एटनॉक में काम कर रहे हैं, या कंट्री का आपको लेजिस्लेशन ही नहीं पता है कि क्या हमको अगर इक्विपमेंट है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या लाइसेंसिंग प्रोसेस है, क्या चीज, क्या स्टैंडर्ड क्या है, आज का टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या स्टैंडर्ड। इसके अलावा उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमको उनका लिमिटेशन क्या है। यहाँ पर एक चीज आपको बता दें
कि कॉम्पिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ये याद रखिएगा। केट प्लस, KATE प्लस, यानी कि नॉलेज, एबिलिटी, वन शुड हैव द नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लिमिटेशन। ये नहीं कि हर बात में उंगली किए हुए हैं, आप जानते बुझते हैं नहीं, आप कुछ भी बोल के निकल गए। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर ए सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट, क्या क्या किस रिस्क असेसमेंट को हम बोलेंगे कि सूटेबल एंड सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज है कि असेसर कॉम्पिटेंस विद स्पेशलिस्ट एडवाइस, जो भी आदमी कर रहा है उसमें स्पेशलिस्ट एडवाइस लेकर के, ऐसा नहीं कि एक दफे कर लिया और फाइनल हो गया, उसको पहले हम लोग वर्कशॉप करते हैं, जिसको हम लोग बताएंगे बाद में किसी दूसरे स्लाइड में। आइडेंटिफाई ऑल सिग्निफिकेंट हैजार्ड एंड रिस्क, identify all persons at risk, evaluate the adequacy and effectiveness of the existing control measures, identify other protective measures that may be required। दूसरे क्या चीजें हैं, उसको, ये रिस्क असेसमेंट का एक प्रोसेस है, क्या क्या चीजें होंगी तो उसको सूटेबल एंड सफिशिएंट करेंगे। ये बहुत अक्सर है निबॉश में और तमाम अब जो जाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं आपको हिंदी में और इंग्लिश में तफसील से, क्योंकि आप सर्टिफिकेट कहीं से इधर उधर से करके ले लिया और आप HSC मैनेजर भी किसी तरह से बन गए और आपको पता ही नहीं कि सूटेबल। ये बहुत कॉमन चीज है, आप साइट पर जाएंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि HSC मैनेजर हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट कैसे होता है, यही नहीं पता है। तो ये प्रोसेस है रिस्क असेसमेंट का। ठीक है, 5 स्टेप्स है, कहां पर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको हैजार्ड आइडेंटिफाई करेंगे, कौन हार्म हो रहा है ये पता लगाएंगे, रिस्क लेवल इवेलुएट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल मेजर्स के बारे में डिसाइड करेंगे। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, अब ये तो प्रोसेस आपको समझ में आया, टीम बन गई, अब हमने हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां जिस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है वहां पर जाएंगे, वहां पर वॉक थ्रू करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, मतलब जो वर्कर्स हैं, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है ना, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट का रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो उसको देखेंगे, लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजार्ड्स टू हेल्थ देखेंगे, क्या क्या है, ये सब चीजों पर और फिक्र करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो हैजार्ड है उसका ये क्लासिफिकेशन है, ये आप बहुत गौर से और इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिए, बल्कि आप लोग नोट कर लीजिए कि हैजार्ड का क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, एर्गोनॉमिकल हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, ये मेजर 5 क्लासिफिकेशन है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और हर एग्जामिनेशन नेबॉश में तो अक्सर आता है। तो फिजिकल हैजार्ड का एग्जाम्पल क्या है, बोलेगा एग्जामिनेशन में आता है कि आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैजार्ड्स, टाइप ऑफ हैजार्ड्स एंड गिव एग्जाम्पल। तो रोटेटिंग मशीन है, हाइट, वर्किंग एट हाइट है, हीट है, ये सब फिजिकल हैजार्ड है। बायोलॉजिकल हैजार्ड है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगिस है। ठीक है ना, केमिकल में एसिड, अल्कलाइन, एर्गोनॉमिक ऑकवर्ड वर्किंग कंडीशन। अब यह हम चेयर पर बैठे हुए हैं, अगर हम दिन भर इसीलिए पीछे देखेंगे कि हमने ये लगा रखा है क्योंकि एर्गोनॉमिकली ये हमको बैक पेन दे रहा है, दे रहा था, तो हमने इसको, तो ये बोलते हैं मैन एंड मशीन इंटरेक्शन बोलते हैं, मैन एंड मशीन का आपस में तालमेल होना। साइकोलॉजिकल हैजार्ड के बारे में है कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ये सब एग्जाम्पल है, यानी कि बुलिंग कर रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर वर्क ग्रुप में उसको, बहुत सारे, आप साइट पर जाएंगे तो आप ये सब चीजें बहुत देखेंगे। साइकोलॉजिकल हैजार्ड बहुत है। इसको जब आप हैजार्ड असेसमेंट करते हैं, जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो इन सब चीजों को भी, ये सभी चीजों को और फिक्र करना होगा और लिस्ट आउट करना होगा।
फिजिकल हैजार्ड जैसे है का एग्जांपल क्या है, अभी देखा आपने, नॉइज है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, रेडिएशन है, ब्राइट लाइट है, वाइब्रेशन है, स्ट्रॉप्स है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो है जैक हैमर चला रहा है और नॉइज बहुत हो रहा है, तो नॉइज में डेफनेस हो सकता है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है ना। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड में आप लोगों ने देखा ये सब चीजें हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह। केमिकल हैजार्ड, केमिकल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोरोसिव हो सकता है, इरिटेंट हो सकता है, कार्सिनोजन हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो ये आप मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट से जब भी केमिकल आए तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को आप पढ़िए और उसी हिसाब से प्रिकॉशन डिसाइड कीजिए कैसे एक्सप्लोर करना है, जो आदमी को यूज कर रहा है उसको कैसी ट्रेनिंग देनी है। एर्गोनॉमिक हैजार्ड क्या क्या हो सकता है, आप देख ही रहे हैं, विजुअल डिस्प्ले, कैसे जो फर्नीचर्स है, आदमी कहाँ पर काम कर रहा है, वर्क स्टेशन है, व्हीकल है, शेल्फ्स है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स में बुलिंग, जैसा आपको बताया, ओवर एंड अंडर वर्क, सेंसरी डिप्राइवेशन, विक्टिमाइजेशन, ओवर लॉन्ग वर्क पीरियड, ओवर लॉन्ग लीव साइकिल। आप देखेंगे पीरियोडियो में जाते तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड कोई आइडेंटिफाई किया हुआ है कि एवरी 3 मंथ्स पर आपको लीव देना है, एवरी 6 मंथ्स पर लीव, जो आपको जो लीव मिलती है वो इसी को कम करने के लिए, आप कहीं पर कंटिन्यूअस हैं तो आपको साइको ये स्ट्रेस हो जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाना ही चाहिए। तो रोल्स ऑफ इंस्पेक्शन क्या है कि डिफरेंट टाइप का हो सकता है इंस्पेक्शंस, जनरल वर्क प्लेस इंस्पेक्शन है, टेक्निकल इंस्पेक्शन है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंस्पेक्शन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता होता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ इंस्पेक्शंस। अब ये देखें, ये भी एक हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है, जॉब बेस्ड है, टास्क बेस्ड है, इंट्रिंसिक हैजार्ड है, यानी बहुत जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इंट्रिंसिकली हैजार्ड्स है, इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट्स है, ये सब देखा जाता है। वर्क ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, जो जो सेफ्टी है, जो टास्क एनालिसिस किया जाता है, ये सब एक एग्जाम्पल है जिसके जरिए आप जॉब टास्क एनालिसिस करके आप एनालाइज करके आप हैजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैजार्ड आइडेंटिफाई करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि स्टैंडर्ड्स या लेजिस्लेशन से कंपेयर किया जाता है कि कोई स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टैंडर्ड्स क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर वहां पर डेविएशन है तो वो एक हैजार्ड है, यानी कि अगर हम ये बोले कि फ्री स्टैंडिंग स्कैफोल्ड 1:4 होना चाहिए, अगर 1:4 के बाद जाते हैं तो आपको एंकर करना है या फिर ब्रेसिंग लगाना है, जो भी लगाना है ना, या फिर आप इक्विपमेंट है तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, वर्क जो ऑपरेटर है उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो सभी स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर ये भी एक तरीका है, आप कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया कि एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप हैजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इक्विपमेंट का अगर आप हैजार्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको उसका उसका मैनुअल पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे होना चाहिए, कैसे काम करने का क्या तरीका है, ताकि आप उसको ट्रेनिंग दे सके, इंफॉर्मेशन। ये आप अक्सर देखिएगा ये मिसिंग है कि मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ लेकिन उससे उसको कहाँ है ये भी नहीं पता है। तो इंसिडेंट डाटा अगर अवेलेबल है तो उससे भी आपको जानकारी, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कंट्रोल मेजर्स था, क्या क्या हुआ था, किस तरह एक्सीडेंट, अगर आपके इंडस्ट्री का नहीं है तो दूसरे का लेके देखिए। तो डाटा शीट से भी हम लोग हैजार्ड के आइडेंटिफिकेशन में मदद दे सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कौन रिस्क पर है, अगर हैजार्ड है तो हु आर एट रिस्क, वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, क्लीनर है, विजिटर्स है, ऑपरेटर है, कौन है एट रिस्क, ये भी आइडेंटिफाई करने में, ताकि आप कंट्रोल मेजर्स जब डिसाइड करेंगे या ट्रेनिंग डिसाइड करेंगे तो किनको देंगे ट्रेनिंग,
या फिर कौन इफेक्टिव है। तो ये आप देखें रिस्क लेवल के बारे में। अब देखा लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी ऑफ हार्म, ये एक बंदा यहां से यहां जंप कर रहा है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कि रिस्क लेवल है। कितने चांसेस क्या है इसके ऐसा गिरने का, अगर वहां से वहां जंप मारा, और अगर गिर गया तो किस हद तक इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीजों को ऐसे एक बताया गया है कि इवेल्युएटिंग रिस्क कैसे करते हैं। तो वेयर इज द हैजार्ड, नंबर ऑफ पीपुल एक्सपोज्ड, अगर कोई आदमी कभी एक दो आदमी अगर एक्सपोज है तो कम है हैजार्ड, उसका लाइकलीहुड हम कम करेंगे। अगर रेगुलर कोई रोड पर गड्ढा कर देगा तो ज्यादा ज्यादा लाइकलीहुड है ना, और अगर किसी रिमोट जगह पे गड्ढा है तो उसका कम है। कितना पब्लिक कितना अवेयर है, यहाँ पर तो गड्ढा रहता है पब्लिक आर, क्योंकि हाउ नॉलेजेबल आर दे, यहाँ अगर होता है तो हम लोग समझते हैं कि पब्लिक अवेयर है, भाई पब्लिक को मालूम है कि हर जगह गड्ढा होगा। अगर आप अब बाहर में जाएंगे तो मैन होल ओपन होना ये बहुत रेयर चीज है, इसलिए पीपुल आर नॉट नॉलेजेबल। इस तरह वर्क साइट पर भी होता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर क्या है, टाइम, डोज, केमिकल के बारे में जो है कितना कॉन्सेंट्रेशन है, टीएलबी वैल्यू, टॉलरेंस लिमिट वैल्यू क्या है, इन सब चीजों के बारे में, टाइम लिमिटेड। ठीक है ना, जैसे साउंड 85 डेसिबल या 80 डेसिबल से ज्यादा है तो कितने ड्यूरेशन तक एक्सपोज हुआ। अगर फ्यू सेकेंड्स के लिए है तो उसका कम इफेक्ट होगा, है ना। सीवियरिटी को हम लोग देखते हैं, क्या हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो इस हिसाब से डेथ हो सकता है, इंजरी हो सकता है, इनहेल हो सकता है, डेंजरस अकरेंस हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्सीडेंट्स हम लोगों ने पहले किया। अब रिस्क लेवल जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर, हाई, मीडियम, इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है रिस्क लेवल को, है ना। तो जैसे कि माइनर है तो एक दिया, क्वांटिटेटिव में रिस्क मैट्रिक्स में भी आप देखेंगे क्या है रिस्क मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो है कि एक हेजार्ड है और उसका इसमें देखें एक, अगर हेजार्ड को कैसे रिस्क लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हेजार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये दोनों जब कंबाइन करेगा, अभी हम रिस्क मैट्रिक्स बताएंगे तो वो रिस्क लेवल बताएगा। ठीक है, तो ये देखें अब ये कॉन्सिक्वेंस है, ये इन दोनों का लो है, लो है, लो है, ये कॉन्सिक्वेंस इसका लो है, प्रोबेबिलिटी हाई है तो ये मीडियम रिस्क लेवल हुआ। अगर ये मिड मॉडरेट है और अगर बहुत प्रोबेबिलिटी चांसेस एक्सीडेंट होने का बहुत है तो हाई रिस्क लेवल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिस्क मैट्रिक्स, इसके बारे में बोलेंगे तो बहुत। अभी इसको ये जो है ये बोलते हैं क्वांटिटेटिव, वो क्या था, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट था, ये क्वांटिटेटिव रिस्क यानी नंबर से करते हैं, यानी कि 4 है और यहाँ पर ये है तो देखिए 12 हो गया, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि साहब 12 होगा तो ये मीडियम होगा, 15 एंड 25 होगा तो वो हाई होगा, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, समझ गए ना। 5 into 3, ये 3 है, ये 5 है, इसमें डिफाइन किया रहता है। आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे बहुत डिटेल में है, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए हल्का फुल्का रखा गया है, क्योंकि द इनिशियल लेवल इफ आई गिव कॉम्प्लिकेटेड रिस्क मैट्रिक्स देन यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो ये बात है। अब जो हम लोग रिस्क एंड एडिक्वेसी ऑफ करेंट कंट्रोल, इस बात को आप अक्सर आपको से पूछा जाएगा कि आपका रेसिडुअल रिस्क का मतलब क्या होता है। यानी कि हैजार्ड है सर्टेन कंट्रोल मेजर्स भी, जैसे कि इक्विपमेंट में, तो उसके बाद जो रिस्क बचा रहेगा उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल रिस्क। यानी कि कंट्रोल एक लेवल ऑफ कंट्रोल लगाने के बाद अगर रेसिडुअल रिस्क अगर लो है तो ठीक है, फर्दर कंट्रोल की जरूरत नहीं है, उतना मैनेज करेंगे। लेकिन अगर रेसिडुअल रिस्क समथिंग लाइक मीडियम एंड हाई है तो हम लोगों को फर्दर कंट्रोल मेजर लगाना होगा, जैसे कि एवरी लिफ्टिंग प्रोसेस हैविंग रेसिडुअल रिस्क। इक्विपमेंट सब चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, हालांकि बहुत एडवांस क्रेन आ गई है, लेकिन फिर भी इसीलिए
competence of the rigger, competence of the operator, inspections, this lifting riggers, lifting tackles का inspection, उसकी certification, ये सब चीजों की बात आती है। तो इसी को बोलते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल क्या है, यानी कि क्या स्टैंडर्ड, क्या कंट्री का स्टैंडर्ड, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये है एक्सेप्टेबल को किस लेवल पर, कौन सा एलआर किसको बोलते हैं, रिस्क इनटॉलरेबल कहां पर होगा, रिस्क ब्रॉडली एक्सेप्टेबल कौन सा होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्री टू कंट्री, क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है, कितने हद तक लेबल करते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है। तो अब क्यों करते हैं हम लोग रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क मार्किंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज कर सकें। हाई रिस्क है तो पहले टैकल करेंगे, उसके बाद पहले हाई वाले को करेंगे, ज्यादा आदमी एक्सपोज है उसको हम लोग पहले हैंडल करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज एंड टाइम्स आर लिमिटेड, स्पेशली एट द कंस्ट्रक्शन साइट। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क असेसमेंट करके, खाली ट्रिवियल के लो के पीछे लगे हुए, मीडियम के पीछे, हाई लेवल जो है वैसे ही का वैसे ही है, तो फैटेलिटी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसलिए प्रायोरिटाइज करते हैं हम लोग अपने एक्शंस को, ठीक है। ये स्मार्ट एक्शन प्लान आप हम लोग पढ़ाएंगे, कंट्रोल मेजर्स जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन प्रायोरिटीज एंड टाइम स्केल। देखें, बहुत सारा जो रिस्क होता है, जो कंट्रोल मेजर करने के लिए हमको हाई प्रायोरिटी पर करना पड़ता है, बहुत सारी जैसी चीजें हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा जब आप रिस्क असेस करते हैं तो हम काम शुरू होने के पहले बहुत सारा होता है कि ये हो जाएगा तभी ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अभी काम शुरू करते हैं, कल लगा देंगे भाई, कल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ये वही टाइम स्केल होता है। सम क्लाइंट विल से ओके, इट्स ओके, यू कैन डू इट। आप बहुत सारी जगह पे जाएंगे, जैसे पीडीओ में, जब तक कि आप कैंप और वेलफेयर फैसिलिटी नहीं बना देते, आप काम नहीं शुरू कर सकते। लेकिन बहुत सारी जगह ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बना लिया ना, काम शुरू कर दो। तो ये डिपेंड करता है कि क्या तो टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ ए लॉस और रिमूव ऑफ द नीड, गाइडलाइंस जितनी भी, जैसा हमने आपको आगे बताया कि ये आपको बताएगा कि क्या हिजार्ड से क्या कंट्रोल मेजर्स होगा। तो इसीलिए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपको मालूम ही होगा कि आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ओशा सर्टिफिकेशन की एक बात होती है। आप अक्सर आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा, और किसी तरह आपको मैनिपुलेट करके वो सबसे ठीक है, वो सर्टिफिकेट है, वो हम भी दिलवा देते हैं लोगों को, नेबॉश आईजीसी। लेकिन नेबॉश आईजीसी ले लिया और आपको वर्किंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, वर्किंग कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फायदा क्या होगा, कोई सर्टिफिकेट का कोई मतलब होता है। तो रिलेवेंट गाइडलाइंस एंड जो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए वर्क से, है ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सकैवेशन कर रहे हैं, तो एक्सकैवेशन में कैसे क्या प्रिकॉशन है। हम अगर गैस टेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्यों गैस टेस्ट कर रहे हैं भाई। लीगल रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर 2 मीटर से नीचे है तो वो कॉन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पे अगर उसकी विड्थ ज्यादा है, एयर फ्लो ज्यादा है, तो वो कॉन्फाइंड स्पेस नहीं है। जैसे कि ये सब के कुछ एग्जाम्पल्स है, आईएलओ कोड ऑफ कंडक्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस है, इंडस्ट्रियल गाइडलाइन है, बीएस स्टैंडर्ड है, बहुत सारा इंडिया का स्टैंडर्ड है। आरामको जाएगा तो आरामको का स्टैंडर्ड मिलेगा। तो अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क लेवल ले लिया, तो हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि कंट्रोल मेजर्स क्या होगा, है ना। तो इसको एक चीज याद रखिएगा, एरिक पीडी, ERICPD। तो इस सीक्वेंस में हमने जब कंट्रोल मेजर्स को डिसाइड करना है, तो हमने क्या करना है, हमको डिसाइड करना है कि पहला कोशिश ये करेंगे कि हैजार्ड को एलिमिनेट कर दें, रिस्क रिडक्शन होगा, रिस्क हैजार्ड को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद कैसे कंट्रोल करेंगे भाई,
तो रिमूव ट्रेडिंग केबल्स एग्जाम्पल है ये, है ना। यूज लो 240 की जगह पे 110 यूज कर रहे हैं, या बैटरी ऑपरेटेड कर रहे हैं। रीडिंग मशीन अगर इलेक्ट्रिक के जगह पे, तो इलेक्ट्रिकल हेजार्ड रिमूव हो गया, बैटरी ऑपरेटेड है। गार्ड लगाना जो उसको आइसोलेट कर दिया हेजार्ड से। रोटेटिंग इक्विपमेंट है, उसमें गार्ड लगा दिया, तो क्या किया हमने, ना हमने एलिमिनेट किया ना रिड्यूस किया, इसको आइसोलेट कर दिया। कंट्रोल में है कि रिड्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि आप देखा होगा, हेलमेट पहनना, सेफ्टी शूज पहनना, हैंड ग्लोव्स पहनना, ये सब भी एक कंट्रोल मेजर्स है। इन्फोर्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स लाना, या फिर सुपरविजन। ये चार्ट है जिसको आप गौर से, आप इसको स्लाइड रोक करके आप लोग इसको गौर कीजिएगा, क्या है चीज है, पूरे असेस कैसे करते हैं, उसके बाद एक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये एक आप इसको कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ये सैंपल रिस्क रजिस्टर है, समझिए। रिस्क असेस करते हैं तो कि कौन सी एक्टिविटी, जैसे आपने देखा हेजार्ड कौन कौन सा है, इसको बढ़ाइएगा, एक्सेल शीट में कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, तो उस एग्जिस्टिंग कंट्रोल के बाद रिस्क रेटिंग क्या है, उसके बाद आपने क्या कंट्रोल मेजर लगाना है। क्योंकि अगर यहाँ पर रिस्क रेटिंग अगर ज्यादा है, तो आपको फिर और दूसरा कंट्रोल लगा, तो रेसिडुअल रिस्क क्या है, फिर एक्शन कौन लेगा। रिव्यू करना चीजों को, जो रिस्क रजिस्टर कर देते हैं। रिस्क रजिस्टर जो है किसी भी साइट का, किसी भी प्लांट का, ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं कि एक दफे प्रिपेयर कर दिया हो गया खाली इंडिया। और जैसा हमने बताया कि एक जगह, हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है, किसी ने एक दिन तैयार कर दिया, वो हर साइट पर वही चिपकाए हुए है। किसी ने मांगा रिस्क रजिस्टर, हाँ सब ये रिस्क रजिस्टर, ये इस साइट का है ही नहीं है। न कौन किया रिस्क रजिस्टर, तो ये उसको पता नहीं कौन किया, एचएससी मैनेजर को ही नहीं पता होता। तो व्हेन रिजल्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग आर एडवर्स, समझ रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल्स है। चेंज ऑफ लेजिस्लेशन, चेंज ऑफ वर्कफोर्स, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, नया इंफॉर्मेशन आया, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब आपको निबॉश में, आगे आईजीसी में पूछता है, या फिर इंटरव्यू में पूछता है, कब कब रिस्क रजिस्टर को रिव्यू करना चाहिए, किन किन हालात में करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस किस कैटेगरी के वर्कर्स हो सकते हैं। यंग पर्सन का क्या डेफिनेशन है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए कि यंग पर्सन क्यों ज्यादा डेंजरस होता है। एकदम यंग लड़का बच्चा कोई गया बाहर में, और पूरा एकदम जोश में काम करेगा, लेकिन उसको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, और वो जैसे फिजिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जो इन सब फैक्टर्स को यंग पर्सन को ज्यादा जल्दी भी हार्म कर सकता है। तो इनके कंट्रोल मेजर्स हैं कि उनको इंडक्शन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, क्लोज सुपरविजन कीजिए, उनको अकेले मत काम करने दीजिए, मेंटरिंग कीजिए, है ना। कौन सा काम कर सकता है वही काम उससे करवाइए, ज्यादा देर तक काम ना करवाएं। अब ये एक्सपेक्टेड मदर है जो आपके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि नेबॉश में ये सब चीजों का पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। बाकी हम इसको तफसील से उतना नहीं पढ़ाएंगे, आपको स्लाइड रोक करके पढ़ लीजिएगा। नेबॉश का एग्जामिनेशन अगर देना है तो ये सब जानना होगा। डिसेबल्ड वर्कर्स का क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होता है ना, इस पर क्वेश्चन आता है नेबॉश आईजीसी में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप किसी भी जगह काम करने जाएंगे तो लोन वर्कर्स का स्पेशल प्रोसीजर होता है, स्पेशल कंट्रोल मेजर्स होता है, उनके रिस्क असेसमेंट उनका अलग होता है। तो इन सब चीजों को आपको जानना होगा, क्या इमरजेंसी हो सकती है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, नाइट शिफ्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, आवर्स वर्क एंड रिकवरी पीरियड बिटवीन शिफ्ट, है ना। तो डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल रूटीन एंड जनरल वेलबींग। अब दिन में कुछ काम हो रहा है और रात में सेम चीज तो होगी नहीं। अब मान लीजिए कि किसी आदमी को आज आपने दिया, बोला कल तुम नाइट शिफ्ट में आओगे,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको रिकवरी पीरियड देना चाहिए। दिन में काम किया, फिर थोड़ा 2-4 घंटा काम करके रात में चले जाओ, तो इससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। फैटिग एंड ह्यूमन एरर, लेवल ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड, कॉन्टैक्ट फॉर लोन वर्किंग, एक्सेस टू स्पेशलिस्ट। दिन में तो सब चीजें अरेंजमेंट है, रात में बहुत प्रॉब्लम होता है किसी जगह काम कीजिएगा तो। स्पेशल एडवाइस नहीं होती, न सेफ्टी, और एक सेफ्टी इंस्पेक्टर को भेज दिया, या ऐसे ही टाइम पास, क्लाइंट भी नहीं होता उस वक्त, इसलिए वो पूरा बेचारा पूरे तरह से बहुत प्रॉब्लम में होता। लाइटिंग नहीं होती, इमरजेंसी हो गया तो क्या करेगा वो, इस सब चीजों का अरेंजमेंट करना होता है नाइट शिफ्ट में। तो ये आपको अब अभी जो हमने पढ़ाया उसमें कंट्रोल मेजर्स का ये प्रिंसिपल्स है। एलिमिनेट करना यानी कि अवॉइड करना उसको, उसके बाद उसको इवेल्युएट अनअवॉइडेबल रिस्क, combat risk to at source, adapt workers to individual, adapt to technical progress, replacing the dangerous with non dangerous। ये सब कंट्रोल मेजर्स में ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज को, रिस्क को, हैजार्ड को एलिमिनेट कर दें, उसको मिनिमाइज कर दें, उसके बाद फिर हम नॉइजी इक्विपमेंट है तो उसको इनक्लोज कर देंगे, है ना। ये सब कंट्रोल मेजर्स के एग्जाम्पल्स है। एडेप्ट टेक्निकल, क्या टेक्निकल डेवलपमेंट है, जैसे कोई डेंजरस चीजें हैं उसको हम लोग नॉन डेंजरस से रिप्लेस कर सकते हैं। डेवलप एन ओवरऑल कोहेरेंट प्रिवेंशन पॉलिसी, गिविंग प्रायोरिटी टू कलेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर ओवर इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर्स, गिविंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, उसको बताने कि क्या करना है, कि अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, ऐसा होता तो क्या करोगे। तो जनरल जो कंट्रोल मेजर्स जो हम लगाते हैं वो टेक्निकल लगा सकते हैं, ट्रेनिंग बिहेवियरल मतलब टेक्निकल वगैरह, प्रोसीजरल लगा सकते हैं। गार्ड लगा दिया तो टेक्निकल है, उसको ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ट्रेनिंग दिया, ये किया, उसको समझाया बुझाया तो वो बिहेवियरल हो गया। कोई एक सिस्टम बनाया, ऐसे 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 काम करना है तो वो प्रोसीजरल कंट्रोल हुआ। तो अवॉइड रिस्क का मतलब क्या हुआ, अवॉइड रिस्क का मतलब हुआ कि इफ रिस्क आर अवॉइडेड कंप्लीटली देन देयर इज नो नीड फॉर एनी कंट्रोल। अवॉइड कर दिया, अवॉइड कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग टावर इरेक्शन कर रहे हैं, है ना? तो टावर इरेक्शन में हम पूरा टावर नीचे ही बिछा करके कर दिया, उसके सीधे क्रेन से उठाया, बड़े क्रेन से जाकर के सीधा ला करके बेस पर खड़ा कर दिया, तो वर्किंग एट हाइट का पॉसिबिलिटी खत्म कर दिया, है ना। ड्रिलिंग मशीन हम लोग इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, तो क्या किया, जैसा अब वो बैटरी ऑपरेटेड कर दिया, उसका भी चांसेस कम होगा। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इवेल्युएटिंग अनअवॉइडेबल रिस्क, कैरी आउट सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट का एग्जाम्पल है ये, कि रिपेयरिंग ए होल, जैसे कि आप बहुत से जगह पे आप देखा होगा बिल्डिंग्स में कि मैन होल आ जाता सब स्टेशन वगैरह में, या फिर अब घरों में भी ऐसे देखते हैं नहीं कि ये बालकोनी बना दिया, उसमें रेलिंग नहीं हुआ, रेलिंग ऐसी बांध दिया, या बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में स्टेयर केस पर साइड में पब्लिक गिर रही है, या फिर वो क्या बोलते हैं, वो जो लिफ्ट का जो बनाते हैं उसमें उसको उसको छोड़ दिया, कोई आदमी ऊपर से नीचे आ गया। तो ये सब चीजों को कंट्रोल, ये कंट्रोलिंग हैजार्ड एट सोर्स, यानी कि गिरने के जो जहां जहां पर ये हो सकता है उसको हम वहां पर कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन टू रिमूव ए सब्सटेंस एट सोर्स, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट सो दैट मैकेनिकल मूवमेंट इज इनक्लोज्ड, यही सब चीजें। एडेप्टिंग वर्क टू द इंडिविजुअल, आदमी के हिसाब से काम को बनाना, ये भी एक कंट्रोल मेजर्स है। टेक्निकल प्रोग्रेस, क्या टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है, शू कौन सा कहां पर, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, दिस कैन लीड टू इम्प्रूव्ड सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग प्लेस। अगर आप टेक्निकल नॉलेज, अगर जैसे कि आप क्रेन, आप फॉर एग्जांपल और भी है कि पुराना पुराना बहुत सारे साइट बताएगा कि कहाँ से वो, इसीलिए सर्टिफिकेशन जो है ना, इक्विपमेंट का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बहुत सारे साइट पर है क्रेन नहीं मिला, चलो ठीक है पुराना क्रेन ही ले आओ, पुराना क्रेन में दुनिया भर का हिसाब टेक्निकली फिट ही नहीं है,
तो इस तरह से रिप्लेसिंग डेंजरस लेस डेंजरस इक्विपमेंट, developing a coherent prevention policy, taking a holistic stance to the control as risk। ये सब चीजों को मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से बनाया हुआ पूरा स्लाइड्स जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है या निवॉश आईजीसी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी हिसाब से स्लाइड बनाया हुआ पूरा। गिविंग प्रायोरिटी टू कलेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर ओवर इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर। कलेक्टिव बड़ी ऐसा हम कुछ कर दें, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों पर जो पेडिस्ट्रियन वॉकवे बनाया जाता है, तो वो कलेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है वो, ताकि रोड पर ना चल के लोग पेडिस्ट्रियन वॉकवे पर चलें। बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग में देखें कि ऊपर से पूरा ही करके एकदम ये कैनाल टाइप से बना देते ताकि वो ये कोई पब्लिक भी जाती है उसमें से, लेकिन दूसरे लोगों को ये हर लोगों को प्रोटेक्ट हुआ, तो कलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स हो गया ये। कलेक्टिव प्रोटेक्टिव मेजर ओवर इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव मेजर्स का दूसरा भी एग्जांपल है। ये कंट्रोल मेजर ये भी याद रखिएगा, इट इज बोलते हैं इसको, इट इज यानी कि इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, हर जगह कंट्रोल में। व्हाट आर द कंट्रोल में एग्जामिनेशन में लगा तो इट इज ठोक दीजिए, एक नंबर से मिलेगा ही। इंफॉर्मेशन का मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन देना उनको, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों को जानना और इनको इस तरह से इंफॉर्म करना। आप साइटों पे देखा होगा बुलेटिन लगा हुआ है, न्यूज शीट है, नोटिस बोर्ड है, ये सब्जेक्ट्स को यहाँ से पब्लिक को कम्युनिकेट किया जाता है इस तरह से। इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन देखें, ये सब सब्जेक्ट होता है, इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। टूल बॉक्स टॉक है तो नोटिस बोर्ड है, इंडक्शन में दिया जाता है। वर्बल आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप को रिलेट कीजिएगा साइट पर से कि क्या चीज हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट और कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अभी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कॉम्पिटेंस एश्योरेंस की बात होती है, कैसे जैसे ये सब्जेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा बताया गया है, ये सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग आप, वैसे तो सैकड़ों में जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग टॉपिक्स हो सकता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है। जो ट्रेनिंग है वो क्या क्या हो सकती है, ऑन द जॉब हो सकता है, ऑफ द जॉब हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेनर हो सकता है, यानी कि इंटरनल ट्रेनिंग होती है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होती है, आपके पास नहीं कैपेबिलिटी या फिर क्लाइंट आपको अप्रूव नहीं करता, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कराना होता है, तो एक्सप्लेन करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिस्कशन करना, प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीजें, जैसे कि फायर फाइटिंग की जो ट्रेनिंग होती है, आप देखा होगा साइटों पे, वो हम लोग साइट पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उनसे प्रैक्टिस भी करवाते हैं। 1-to-1 आपने देखा होगा काउंसलिंग होता है, तो ये चीजें हैं। सुपरविजन के बारे में आप देख ही लिया, क्या क्या सब्जेक्ट है, इंप्लॉइज की एटीट्यूड है, इन सब चीजों को इस तरह से एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये सुपरविजन प्लस, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जितना ज्यादा कॉम्पिटेंस लेवल लो रहेगा, सुपरविजन उतना हाई रखना होगा। अगर कॉम्पिटेंस बहुत अच्छा है तो सुपरविजन की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल हम लोगों ने देखा था, इसमें हम लोग एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग कंट्रोल मेजर्स क्या दिखाना है, कंट्रोल मेजर्स कितने तरह का होता है, क्या क्या प्रैक्टिकली क्या क्या किया जाता है। ओके।